गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं मैथ की क्लासेस, है ना, ऑनलाइन मैथ की क्लासेस हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। थोड़ा सा आज रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने में थोड़ा सा डिले हो गया था, ठीक है। तो हम देखेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद देखिए क्या होता है, एक खास तरह का बीजीय व्यंजक होता है। किस तरह का? तो उसमें आपने हमेशा ध्यान में, आपको अब देखिए अभी तो इतना आपको पता लग गया कि आपके पास एक चर होगा। चर का मतलब जो भी आपके एबीसीडी होते हैं वो आपके पास होंगे, है ना। और दूसरा आपके पास अचर होगा। अचर मतलब कांस्टेंट टर्म होगी। अचर का मतलब होता है जो भी आपकी संख्याएं हैं 1 2 ऐसे, ठीक है। और ए टू लेकर के जेड तक जो भी होगा वो चर, और इसके अलावा जो भी होगा वो अचर। तो बहुपद एक ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिसमें चरों की घात, किसकी घात? जो चर होते हैं। चर मतलब आप याद रख लीजिए, चर मतलब एबीसीडी से लेकर के जेड तक। जब भी आपको बोला जाए चर तो एकदम से आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए ए बी सी डी एक्स वाई जेड एल एम एन पी क्यू, जो भी आपके मन में, ठीक है। और अचर बोला जाए तो संख्याएं, अचर बोला जाए तो संख्याएं, चर बोला जाए तो इंग्लिश के अल्फाबेट्स। तो चरों की जो घात है, ठीक है, चरों की जो घात है अगर वो कैसी हो, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ फटाफट से कि घात क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होती है। तो देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है x, ठीक है। ये मेरा क्या है? ये मेरा चर है। क्या है ये मेरा चर है। मैंने कहा कि x की जो घात है वो 5 है। तो ये है हमारा चर, ये है उसकी घात। और ये घात कैसी है? पूर्ण संख्या है, क्योंकि सभी को पता है कि 5 जो है वो पूर्ण संख्या के वर्ग में या फिर उसके वर्गीकरण में आता है ना। सभी को पता है कि 5 जो है वो एक पूर्ण संख्या है। तो हमेशा हमेशा आपके जो चर की घात है वो एक पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। आपने इतनी सी बात जो है वो याद रखनी है, उसी को आप बहुपद कहोगे। अगर आपके चर की घात पूर्ण संख्या नहीं होगी तो आप कहोगे कि ये बहुपद नहीं है, ठीक है। तो यहां तक सभी को समझ आया कि चर की घात कैसी होनी चाहिए? तो फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए और आप बोल सकते हो कि कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। हाँ, बहुत अच्छे, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कुछ उदाहरण हम लेते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, आपने मुझे बताना है 3x² जमा 5। बताइए क्या ये एक बहुपद है? क्या ये एक बहुपद है? आप इसमें देखिए चर कौन है, उस चर की आप घात देखिए और बताइए कि क्या ये बहुपद है या नहीं है। बिल्कुल इजी है बच्चों। देखिए चर कौन है इसमें, तो चर हमारे पास x है ना। चर क्या है? हमारे पास x है। और इस चर की घात क्या है? इस चर की घात है 2। और 2 क्या है? 2 एक पूर्ण संख्या है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, 2 एक पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब कि हाँ ये जो है वो बहुपद होगा। क्या होगा? ये बहुपद। मैम ये बहुपद है। हाँ, बहुत अच्छे। आगे देखते हैं, अगला आपके पास एग्जाम्पल मैं देती हूँ। 4x की घात 5/6 जमा 9y जमा 3। बताइए क्या ये एक बहुपद है? अपने चरों को देखिए, ठीक है, बहुत अच्छे। यहाँ पर चर है x, यहाँ पर चर है y, ठीक है। इस चर की घात है 5/6 और इस चर की घात, इसके ऊपर कुछ घात ही नहीं लिखी है तो हम मानेंगे इसकी घात है 1, ठीक है। तो देखिए एक तो पूर्ण संख्या है, एक तो हमारी पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या 5/6 पूर्ण संख्या है? क्या आपने कभी देखा कि पूर्ण संख्या में 5/6 हम लिखते हो? कैसा होता है? यस और नो? नहीं होता है। बहुत अच्छे। तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। क्या है? ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। नहीं है मैम ये बहुपद। हाँ, अगला एग्जांपल देखते हैं। 5y जमा 9z, y की घात यहाँ पर है 3 और z की घात है यहाँ पर -6 जमा 8। बताइए क्या ये एक बहुपद है? नो मैम। अपना रीजन भी बताएं बेटा, आपको ऐसा कैसे पता लगा कि ये बहुपद नहीं है? क्योंकि मैम y की घात 3 है। हाँ, 3 तो पूर्ण संख्या है ना। 3 तो पूर्ण संख्या है तो उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यस मैम ये -6 और मैम ये 8 के ऊपर घात होगी। हाँ, ये -6 है क्योंकि देखिए z की घात -6 है और ये -6 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। नहीं जो है। हमारे z की घात है वो पूर्ण संख्या, y की घात तो पूर्ण संख्या है लेकिन z की घात नहीं है। अगर एक भी आपको ऐसा चर मिलता है जिसकी जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं होगी तो आप सीधे सीधे मना कर दीजिएगा कि ये बहुपद नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम पता करते हैं कि बहुपद है या नहीं। अब एक और चीज आपको यहाँ पर मैं बताती हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा है वर्गमूल x,
ठीक है, वर्गमूल x मैंने लिखा है। अगर मैं इस वर्गमूल को घात के रूप में बताना चाहूं, किसके रूप में, घात के रूप में मैं इसको बताना चाहूं, तो कितनी घात आती है वर्गमूल की? बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दे। हाँ, जो आपका वर्गमूल है ना, अगर हम उसको घात के रूप में बताना चाहें तो कितनी घात बनेगी इसकी? अगर किसी बच्चे को पता तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। देखिए x का आएगा x, और जो आपका ये वर्गमूल है, ठीक है, ये जो आपका वर्गमूल है इसकी घात बनती है बच्चों 1/2। कितनी बनती है? 1/2। तो इसका मतलब आप मुझे बताएं कि अगर किसी बीजीय व्यंजक में x के ऊपर या फिर चर के ऊपर वर्गमूल हो, किसके ऊपर? चर के ऊपर अगर वर्गमूल हो, तो क्या वो बहुपद होगा? क्योंकि इसकी घात बनेगी 1/2। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या ये बहुपद होगा? जल्दी बताइए, आपका वर्गमूल है, वर्गमूल को आप जब घात में बदलोगे तो घात आएगी 1/2। और घात कैसी होनी चाहिए? घात होनी चाहिए पूर्ण संख्या। तो बताइए क्या वो चीज वर्ग बहुपद कहलाएगी अगर चर के ऊपर वर्गमूल हो तो? कोई बच्चा बता सकता है? नो मैम। नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए ये पूर्ण संख्या नहीं है। हमने अभी अभी पढ़ा कि घात में पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी चर का वर्गमूल हटाऊं तो मेरे चर की जो घात होगी वो हमेशा 1/2 आएगी, और 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो बहुपद भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक चर वाले बहुपद कैसे होते हैं, दो चर वाले कैसे होते हैं, तीन चर वाले, जो भी, मतलब कि चरों के हिसाब से हम जो है, सॉरी चर, हाँ, कैसे हम उनको पता करते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, ठीक है। ये मैंने एक यहाँ पर बहुपद लिख दिया है, और दूसरा मेरा बहुपद है x की घात 3, y की घात 6, z की घात 9, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि पहले वाले में, जो आपका ये पहला वाला है, इसमें आपको कितने चर नजर आ रहे हैं? चर इसमें कितने चर आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं? 2, ठीक है। एक बच्चे ने कहा 2 नजर आ रहे हैं, ठीक है। और कोई अपना आंसर देना चाहे तो? मैम 2। 1 मिनट, ठीक है। 2 आपको नजर आ रहे हैं, पर क्या ये दोनों अलग अलग हैं? अगर मैं चर की बात यहां पर करूं कि क्या ये दोनों अलग अलग हैं या एक जैसे हैं? एक जैसे मैम। ठीक है। देखिए ये भी x है और ये भी x है, तो मतलब हम इसे कहेंगे कि ये जो बहुपद है ये एक चर वाला बहुपद है। कैसा बहुपद है? एक चर वाला, क्योंकि आपको x यहाँ पर भले 2 बार नजर आ रहा हो, पर है तो x ही ना, x के अलावा तो कोई और यहाँ पर है ही नहीं। तो ये एक चर वाला बहुपद है, और किसमें बहुपद है? ये तो x में बहुपद है, ठीक है, x का बहुपद है, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम नीचे देखें तो अब बताइए आपको यहाँ पर कितने चर नजर आ रहे हैं? मैम 3। तीनों ही अलग अलग है, अलग अलग है ना। तो हम इसे कहेंगे ये यस क्या है? मैम। ये तीन चरों वाला बहुपद है। अगर आपको अपने बहुपद में एक ही चर बार बार नजर आ रहा हो जो खुद को रिपीट कर रहा हो, तो आप बोलोगे एक चर वाला। अगर आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं तो आप उन सभी को गिन के बोलोगे 3 चरों वाला, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पर ऐसा होता, तो अब बताएं, अब ये कितने चरों वाला बहुपद हम कहेंगे इसे? कितने दो चर है चरों इसमें? वाला। बहुत अच्छे, है ना, 2 चरों वाला, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं फटाफट से। आप इसका आंसर मुझे देंगे कि ये कितने चर में बहुपद है? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, ठीक है। आप इसका आंसर मुझे बताएंगे। सभी बच्चे अपना आंसर चैट बॉक्स में देंगे, ठीक है। चलिए बताइए ये कितने चरों वाला बहुपद है? ठीक है, एक बच्चे ने कहा एक चर वाला, एक ने कहा 4 वाला, तो बाकी बच्चे भी बताएं अपना अपना आंसर, ठीक है। तो बच्चों ये एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि देखिए इसमें चर कौन है? चर तो y ही है ना। देखिए y y y, तो इसमें एक ही चर है, वो कौन है? वो है y। तो हम इसे कहेंगे एक चर वाला, ठीक है।
आपने 4 कहा तो बेटा हमने ऐसे नहीं गिनना है कि कितनी बार है, ठीक है, हमने ऐसे गिनना है कि कौन है, उसका नाम देखिए, उसकी पहचान देखिए, तो वो है वाई। तो इसलिए हम इसे कहेंगे एक चर वाला बहुपद, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता तो यहाँ पर आप मुझे इसका आंसर बताएं मुझे। चलिए ये बताइए कितने चरों में बहुपद है। 4। मैम 4। बहुत अच्छे, कौन कौन से है इसमें चर, कौन कौन से चर है इसमें? Z मैम जेड एक्स वाई पी। ठीक है, बहुत अच्छे। तो देखिए यहाँ पर 4 अलग अलग थे, इसलिए हम इसे कहेंगे 4 चरों वाला, ठीक है। कैसा कहेंगे हम इसको? 4 4 चरों बोलो। वाला बहुपद, ठीक है। लेकिन ऊपर देखिए, ऊपर भले ही जो y था वो कितनी बार था, 4 बार था, लेकिन है तो एक ही चर ना, चर तो एक ही है, तो इसलिए इनको कहा जाता है एक चर वाला। और बाकी अगर आपको एक से ज्यादा नजर आए तो वो हो जाएगा 2 3 4 इतने चर वाला, ठीक है। तो यहाँ तक अगर सभी बच्चों को समझ आ गया तो आप बच्चों वाई टाइप कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे अभी के अभी पूछ सकते हो। ठीक है, सभी बच्चे बताएं। ठीक है, आपको मौका दिया गया है, आप अपना डाउट पूछिए या फिर बताएं अगर आपको समझ आ गया है तो। चलिए, तो सभी जिन बच्चों ने भी आंसर दिया उनका वाई है, तो मैं यही सोच के चलती हूँ कि सभी को समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा तो बच्चों आप जरूर चैट बॉक्स में अपना जो है वो रिस्पॉन्स दिया करें, अपना आंसर दिया करें, ठीक है। चलिए, तो अब हम करते हैं अपनी प्रश्नावली के क्वेश्चन। आपने इसमें बताना है कि कौन है जो एक चर वाला बहुपद है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो बहुपद है भी या नहीं, ठीक है, कि वो बहुपद है भी या नहीं, पहले आपने ये पता करना है। उसके बाद हम जो है वो बाकी चीजें देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7, बताइए क्या ये एक चर वाला बहुपद है? यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, अगला देखते हैं। y² जमा वर्गमूल 2, क्या ये एक चर वाला बहुपद है? पहले तो आप बताइए ये बहुपद है या नहीं। नो मैम। क्यों नहीं है बेटा मैम बहुपद? नहीं है। रीजन भी बताएं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो है वो बहुपद नहीं है? क्योंकि इसमें वर्गमूल है इसलिए? यस मैम। हाँ ठीक है, पर देखिए हमने बात क्या की थी कि जो वर्गमूल है वो किसका नहीं होना चाहिए, हमारे चर का, ठीक है। चर मतलब ये y x, इनका वर्गमूल नहीं होना चाहिए। इनके अलावा किसी संख्या का वर्गमूल हो रहा हो तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर किसी संख्या का वर्गमूल हो रहा हो तो ठीक है, पर अगर हमारे चर का वर्गमूल हो रहा हो तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो इसे हम बहुपद नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पर जो वर्गमूल है वो किसका हो रहा है, वो संख्या का वर्गमूल हो रहा है, तो इसका मतलब ये बहुपद है। और हाँ, ये एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ y² है ना, इसमें सिर्फ y है। और अब ये बहुपद नहीं कहलाता अगर यहाँ पर ऐसा होता, ठीक है, अगर यहाँ पर जो है ऐसा होता, ठीक है। समझ आया सभी बच्चों को कि ये बहुपद क्यों है? यस मैम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। बार बार ऊपर। मैम। हाँ जी, मैम जो ये 5:30 से 6:30 क्लास ले रहे मैम, ये 7:30 से हम 8:30 क्लास ले सकते हैं? नहीं बेटा, क्लासेस की टाइमिंग फिक्स है। ओके मैम। तो अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है 5:30 से 6:30 तो। कोई भी दिक्कत हो, आप अपनी दिक्कत शेयर करने के लिए बिल्कुल अपने खुद को फ्री महसूस करें। आप किसी से भी अपनी दिक्कत शेयर कर सकते हैं, ठीक है, मुझसे या फिर जो भी आपके स्कूल में आते हैं ऑफलाइन टीम उनसे, ठीक है। आप ग्रुप में भी अपनी बात रख सकते हो, ठीक है। मैम ये नहीं कि अगर 2 बार नहीं क्लास ले सकते हैं? 2 बार क्लासेस नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बाकी मैं पूछ के बताती हूँ, ठीक है। अभी तो ऐसा ओके मैम। पॉसिबल नहीं। मैं जरूर इस बात को पूछूंगी एक बार, फिर आपको जो है वो आंसर देती हूँ, ठीक है। चलिए, तो अभी आप बताइए कि क्या ये बहुपद होगा। नो ध्यान से मैम। देखें, ध्यान से देखें और बताएं कि क्या ये बहुपद होगा, ठीक है। अभी हमने कहा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो आप अपना रीजन बताएं तो बेटा बहुत अच्छा होगा। मैम टी के ऊपर ये है। हाँ, वर्गमूल है ना, टी के ऊपर क्या है, वर्गमूल है। और अभी अभी हमने पढ़ा कि संख्या के ऊपर हो तो हो सकता है, लेकिन चर के ऊपर वर्गमूल हो तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
y प्लस 2/y। तो बताइए क्या ये एक बहुपद है? अगर है तो क्या ये एक चर वाला बहुपद है? ठीक है, तो अभी देखिए क्या होता है, अगर आपका यस चर मैम। कभी भी हर में हो, किसमें हो, चर अगर हर में हो तो भी जो है हमारा जो ये बहुपद है, बीजीय व्यंजक है, उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, जो बीजीय व्यंजक है उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, तो चलिए फटाफट से यहाँ पर सीखते हैं। अगर आपका चर कभी भी बटे के नीचे हो तो आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये आपका मान लीजिए 4 है, ये आपका मान लीजिए x है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने मान लिया कि x की जो घात है वो 3 है। ठीक है, तो कभी भी आपका चर बटे के नीचे नहीं होना चाहिए, आप उसको हमेशा बटे के ऊपर लेके आए। कहां लेके आए, बटे के ऊपर लेके आए। तो 4 को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, और अब मैं जो हूं इस चर को ऊपर की तरफ ला रही हूँ, मतलब इस बटे से ऊपर की तरफ ला रही हूँ। यहाँ नीचे ये भाग हो रहा था तो ऊपर आके ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। और जो इसकी ये घात है, यहाँ पर 3 थी तो ऊपर आकर बच्चों ये बन जाएगी -3। क्या बन जाएगी, -3। ठीक है, ये एक रूल होता है कि जब भी आप अपने हर में से किसी चीज को अंश में लेके आओ तो उसकी जो घात है वो माइनस चिन्ह अपने साथ जो है वो ऊपर लगा लेती है। क्यों, क्योंकि नीचे भाग हो रहा था, ऊपर गुणा हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना, नीचे भाग हो रहा था, ऊपर गुणा हो रहा है, इसलिए इसकी पावर के आगे भी हम जो है वो -3 यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर हुआ। अब आप मुझे बताएं -3 क्या एक पूर्ण संख्या है? जो -3 है क्या वो पूर्ण संख्या है? नहीं है। नो तो अगर मैम। ये पूर्ण संख्या नहीं है तो मतलब हमारे ऐसे वाले केसेस जो है वो बहुपद नहीं होंगे, है ना, ऐसे वाले केसेस जो है हमारे वो बहुपद नहीं होंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसको करते हैं हम। हमने जो है अपने चर को हर में नहीं रखना है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने y, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 और 2 इसके नीचे y है तो ये ऊपर को आएगा 2 गुणा y, और y की घात नीचे क्या है, देखिए जिसके पास कोई घात नहीं होती उसकी घात हमेशा 1 होती है, तो यहाँ पर y की घात जो है वो 1 है। ऊपर आकर ये हो जाएगी -1। क्या हो जाएगी, -1। और हमें पता है कि ऐसे केसेस में जो बहुपद है वो नहीं होता है, तो इसका मतलब ये एक बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला आपके पास क्वेश्चन है और ये लास्ट है, x की घात 10 जमा y की घात 3 जमा t की घात 50। तो पहले तो आप बस इतना बताएं कि क्या ये एक बहुपद है? नो मैम। क्यों बेटा, सबकी घात देखिए ना आप, सबकी घात अगर पूर्ण संख्या है तो ये तो बहुपद होगा, है ना। चलिए, मैम ये बहुपद है। हाँ बहुपद तो ये है, लेकिन क्या ये एक चर वाला बहुपद है? नो मैम। नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 चर है। मैम कौन कौन से, x, y और t। तो ये बहुपद तो है लेकिन ये एक चर वाला नहीं है। ठीक है, एक चर वाला नहीं है। ठीक है, वाले कोई कुछ कह रहा है बेटा? 3 चर वाले। हाँ, ये 3 चर वाला है। ठीक है, तो ऐसे जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अभी हमने जो है अपना क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व कर दिया है। ये आपके यहाँ पर आंसर है। किसी को इसमें कोई भी दिक्कत है तो फटाफट से पूछें, कोई दिक्कत नहीं है तो वाई टाइप करें, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन शायद नजर ना आए, 1 मिनट का आप मुझे समय दें। अभी आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए आपको स्क्रीन नजर आई बेटा? हाँ, तो हम बात करते हैं गुणांक की कि गुणांक क्या होते हैं। तो गुणांक बहुत ही सिंपल है ना, इसे आपने जो है वो ध्यान से समझना है। कुछ बच्चे इसमें भी थोड़े से कंफ्यूज जो है वो रहते हैं। तो गुणांक क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, गुणांक मतलब गुणा होने वाला अंक। तो जो भी अंक हमारे चर के साथ गुणा होता है, ठीक है, चर के साथ जो अंक गुणा हो रहा होता है, ठीक है, गुणा, हाँ जी, कुछ नहीं।
कुछ नहीं मैम। ठीक है, गुणा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गुणांक। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिखा 4x का स्क्वायर जमा 5y जमा z। तो मुझे आप बताएं एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ कौन सा अंक है जो गुणा हो रहा है। देखिए जब हम ऐसे लिखते हैं ना, जब हम ऐसे लिखते हैं मान लीजिए 6 और z, ठीक है, तो इनके बीच में क्या आपको कोई चिन्ह नजर आ रहा है? क्या यहाँ पर जमा है? नहीं है। क्या यहाँ पर माइनस है? तो नहीं है। क्या यहाँ पर भाग है? नहीं है। तो जिन अंकों के बीच में या फिर जिन भी अल्फाबेट्स या जिन भी चरों के, अचर और चर के बीच में अगर कोई भी चिन्ह नहीं हो तो हम मान लेते हैं कि ये आपस में गुणा हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? गुणा हो रहे हैं, अगर इनके बीच में कोई भी चिन्ह आपको नजर ना आ रहा हो। ठीक है, तो वैसे ही 4 और एक्स स्क्वायर के बीच में कोई भी चिन्ह आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो इसका मतलब 4 और एक्स स्क्वायर आपस में क्या हो रहे हैं? आपस में गुणा हो रहे हैं। गुणा हो रहे हैं ना, तो आप बताइए कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा अंक गुणा हो रहा है। बहुत अच्छे, जैसे अभी एक आंसर आ चुका है वो है 4। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है बच्चों वो है 4। अब आप मुझे वाई का गुणांक बताएं, वाई के साथ कौन है जो गुणा हो रहा है? 5। 5, बहुत अच्छे। और जेड का गुणांक? जेड के साथ तो कोई नहीं है, जिसके साथ कुछ गुणा नहीं हो रहा उसके साथ क्या गुणा हो सकता है? 1, बहुत अच्छे, 1। ठीक है, तो z का जो गुणांक है वो है 1। तो ऐसे जो है वो गुणांक निकाले जाते हैं। तो अभी हम जो है बुक के क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि आपको जो है और अच्छे से समझ आए। जिसका भी आपको गुणांक पूछा गया है उसे देखिए, उसके साथ कौन गुणा हो रहा है उसे देखिए। ठीक है, आपको यहाँ पर पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक आपने बताना है, तो पहला आपका जो बहुपद है वो है 2 जमा एक्स स्क्वायर जमा एक्स। आप यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर का गुणांक बताएं कितना है? बेटा माइक ऑफ रखें। नहीं बेटा, 2 नहीं होगा क्योंकि देखिए 2 तो यहाँ पर जमा हो रहा है, 2 तो यहाँ पर जमा हो रहा है। एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुणा हो रहा है? 1। 1, बहुत अच्छे। अच्छा, अभी जो ज्योति जी के नाम से बच्ची जो है, बेटा आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ रखें, आपकी तरफ से आवाज आ रही है कुछ, माइक ऑफ रखें। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो देखिए यहाँ पर कुछ भी गुणा नहीं हो रहा है, ये 2 तो इसके साथ जमा हो रहा है ना, और यहाँ पर भी जमा का निशान है। तो मैंने कहा कि जिसके साथ कुछ भी गुणा नहीं हो रहा होगा उसके साथ हमेशा 1 गुणा हो रहा होगा, उसको हम जो है 1 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 1 है इसका गुणांक। ठीक है, 1 क्या है इसका? 1 इसका गुणांक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, मतलब एक्स की घात 3 और एक्स की घात यहाँ पर 2। इसमें बताइए इस x की घात 2 का गुणांक कितना है? एक मैम। ठीक है, 1। मैम। लेकिन यहाँ पर तो देखिए चिन्ह इसके पास माइनस का है, मैम। चिन्ह तो माइनस का है। अगर मैं इसको 1 से गुणा करूं एक्स स्क्वायर को, तो मेरे पास तो देखिए उत्तर में आएगा, अगर मैं 1 से गुणा करूं एक्स स्क्वायर को तो मेरे पास उत्तर में आएगा एक्स स्क्वायर किसका? जमा का। लेकिन यहाँ तो माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब किससे इसको गुणा किया होगा इन्होंने? 1 से या फिर -1 से? -1। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको गुणा करूं, -1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, माइनस के 1 को गुणा करूं एक्स के स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करें तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, है ना। इसका जो चिन्ह है, ठीक है, जो हमारे 1 का चिन्ह है वो माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, दोनों चिन्ह अलग अलग है, और जब चिन्ह अलग होते हैं तो उत्तर में माइनस का चिन्ह आता है। ठीक है, तो आपने जो है वो चिन्ह भी देखने हैं, चिन्हों का भी आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इसका जो गुणांक होगा वो होगा -1। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, मतलब इसी का अगला पार्ट। पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर जमा एक्स, यहां पर बताइए इस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? कौन है जो इसके साथ यहां पर गुणा हो रहा है? मैम ये तो
ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, ये है पाई बटा 2x² जमा x। तो इसके साथ जो गुणा हो रहा है वो कौन है, वो है पाई बटा 2, क्योंकि देखिए पाई बटा 2 और x² के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है ना, तो इसका मतलब इसके साथ कौन गुणा हो रहा है, पाई बटा 2, तो इसका गुणांक कौन होगा, पाई बटा 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है आपका वर्गमूल 2x-1। यहां पर बताइए x² का गुणांक, पर यहाँ पर तो x² की टर्म ही नहीं है, तो हम कैसे पता करें किससे जो है इन्होंने x² को गुणा किया होगा कि वो गायब ही हो गया। एक से गुणा करेंगे तब तो x² ही आएगा, है ना, 2 से करेंगे तो 2x² आएगा। तो किससे हम x² को गुणा करें कि उसका उत्तर जो है वो कुछ भी ना आए या फिर 0 आए। 0 से। वेरी गुड, 0 से। तो इसका मतलब है x² को अगर हम 0 से गुणा करें तभी तो 0 आएगा ना, तो यहाँ पर तो है ही नहीं x² तो इसका मतलब इन्होंने जरूर x² को 0 से गुणा किया होगा, है ना। तो इसलिए अगर आपको कोई ऐसी टर्म पूछी जाए जो आपके बहुपद में हो ही ना, एग्जिस्ट ही ना कर रही हो, तो आप उसका गुणांक क्या लिख देंगे, आप उसका गुणांक जो है वो बिल्कुल 0 लिख देंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछती कि यहाँ पर मुझे जो है वो इस क्वेश्चन में जो है आप मुझे x की घात 3 का गुणांक बताएं, तो इसका उत्तर भी क्या होता, यहाँ पर तो x की घात 3 है ही नहीं, जब कोई चीज है ही नहीं तो मतलब उसको उसको किससे गुणा किया होगा, 0 से, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका गुणांक 0। ठीक है, तो ऐसे जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि बहुपद के पद क्या होते हैं। तो जो हमारे बहुपद के पद होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मतलब, ठीक है, और इनको जो है वो अलग किया जाता है जमा और माइनस के चिन्ह से। ठीक है, या तो जमा का चिन्ह होगा या तो माइनस का चिन्ह होगा, तभी हम जो है वो अपने पदों की गिनती करेंगे। अगर ऐसा कोई चिन्ह नहीं है तो हम उसको जो है वो अलग, आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझने में दिक्कत आ रही होगी, एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा 9z² प्लस 6x-3। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताएं कि यहां पर कितने पद हैं, कितनी टर्म्स हैं इस बहुपद में, कितने पद हैं। मैम 2। ठीक है, कुछ मैम बच्चे कह 2 रहे हैं है। 2, मैम 2। लेकिन यहाँ पर है बच्चों 3। कितने, 3। देखिए एक ये है नंबर 1, फिर जमा का निशान आ गया है ना, तो उसके बाद नंबर 2, फिर माइनस का निशान आ गया है, तो इसका मतलब नंबर 3। तो देखिए 3 पद हैं, कितने पद हैं, 3। तो इसको बोलेंगे हम, ये है त्रिपदी बहुपद। कैसा बहुपद, त्रिपदी, क्योंकि इसके कितने पद हैं, 3 पद है, तो इसको हम कहेंगे ये त्रिपदी बहुपद है। अब देखिए अगर आपके पास ऐसा होता, अभी तो जमा और माइनस के चिन्ह थे, है ना, लेकिन अगर अगर आपके पास ऐसा होता 9x-y-z, तो अब बताएं यहां पर कितने पद हैं। मैम 1। बहुत अच्छे, कितने पद हैं, एक ही पद है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना तो कोई जमा का चिन्ह है और ना तो कोई माइनस का चिन्ह है। अगर जमा या माइनस का चिन्ह होता, अगर जमा या माइनस का चिन्ह होता तो हम उनको काउंट कर लेते, पर यहाँ पर तो कोई चिन्ह ही नहीं है, तो मतलब ये पूरा का पूरा जो है वो एक पद माना जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, एक पद माना जाएगा। अगला आप मुझे बताएं, चलिए इसमें बताइए कितने पद हैं। त्रिपद। मैम 3। ठीक है, बहुत बढ़िया, कितने हैं, 3। क्योंकि देखिए त्रिपद। ये 2, ये 3। ठीक है, बहुत अच्छे, है ना। तो आपको जो है वो समझ आ गया होगी कैसे जो है हम पदों की गिनती करते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है जिसमें आप शायद थोड़े से कंफ्यूज रहते होंगे, नहीं रहते होंगे तो बहुत अच्छे, रहते होंगे तो आपका डाउट जो है भी क्लियर हो जाएगा। आपको प्रश्न नंबर 3 में पूछा है कि 35 घात के द्विपद, ठीक है, घात होनी चाहिए बच्चों 35, और घात किसकी मानते हैं हम घात मानते हैं अपने चर की। मतलब जो मेरा चर होगा, अब पता है बहुपद में चर और अचर तो होते ही हैं, तो जो मेरा चर होगा उसकी घात होनी चाहिए 35, और पदों की संख्या, पद कितने होने चाहिए, द्वि। ठीक है, कितने होने चाहिए, द्वि। द्वि का मतलब है 2। तो चलिए पहले तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अपना एक कोई चर लिख दिया, मैंने मान लिया चर को l। ठीक है, अब इस l की घात कितनी होनी चाहिए, तो l की घात होनी चाहिए 35। ठीक है, और ये तो, पर ये कितने पद है, अगर मैं इनको देखूं कितना पद यहाँ पर है, तो कितने पद है ये, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, एक पदी। एक पदी है ना, क्योंकि देखिए लेकिन हमें कितना पूछा है,
हमें पूछा है कि द्विपद निकालिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कुछ भी जमा या माइनस कर देंगे, कुछ भी क्या कर देंगे, जमा या माइनस कर देंगे। मैंने यहाँ पर कर दिया -6, ठीक है। तो अब देखिए कितने पद यहाँ पर आ गए, द्विपद आ गए, और घात कितनी है, घात हमारी 35 है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या देखिए आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 2l की घात 35 है ना, जमा 8। तो इसमें भी देखिए 2 ही पद हैं, इसको हम 3 पद नहीं कहेंगे, ये 2 ही पद है, क्योंकि देखिए जमा का निशान सिर्फ एक बार आया है, जमा से पहले एक पद, जमा के बाद दूसरा पद, ठीक है। तो ऐसे भी आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपको अच्छे से पता है कि द्विपदी में कितने पद होंगे और घात जो है वो किसकी होती है, तो आप बिल्कुल आराम से इन क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी उदाहरण जो है वो अपनी कॉपी पे आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि इस बार जो है उन्होंने कुछ उल्टा कर दिया, उन्होंने कहा कि अब जो घात है, ठीक है, अब जो घात है वो होनी चाहिए 100। देखिए यहाँ पर घात कितनी होनी चाहिए, तो घात होनी चाहिए यहाँ पर बच्चों 100, यहाँ 100 लिख लेते हैं। और पद कितने होने चाहिए, तो वो होना चाहिए एक पदी। कैसा होना चाहिए, एक पदी। तो चलिए अब आप बच्चे मुझे बताएं कि क्या हम इसमें लिखेंगे, जो आप जो भी करेंगे वही हम यहाँ पर बनाएंगे। घात होनी चाहिए 100 और पद होना चाहिए एक पदी, तो इसका उदाहरण दीजिए। ठीक है, पर ये जो 100 है ये घात के रूप में आएगा, है ना। इसको ऐसे आप ऐसे 100t नहीं लिख सकते, ये गलत है, क्योंकि ये इसकी घात है, और घात कहाँ होती है, घात जो है वो सिर के ऊपर होती है ना। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, टी की घात 100, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। और कोई और आप ले लीजिए, हाँ, y की पावर 100, यहाँ पे से ऐसे भी लिख सकते हो, 23x की पावर 100, या फिर घात 100, क्योंकि देखिए ये भी तो एक ही पद हुआ ना, इसमें तो जमा और माइनस का कोई निशान ही नहीं है, नहीं है तो एक ही पद होगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 5xyz उसकी घात 100, क्योंकि यहाँ पर भी ये एक ही पद है और घात कितनी है, तो घात 100 है, ठीक है। तो ऐसे जो है इन क्वेश्चन को किया जाता है, ऐसे जो आप इन क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछें, कोई डाउट नहीं है तो वही टाइप कर दें। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है किसकी, बहुपद की घात, किसकी घात, बहुपद की घात। तो कैसे हम पता करें कि हमारे बहुपद की घात कितनी है, ठीक है। बहुपद की घात पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बहुपद की घात हमेशा बराबर होती है चर की अधिकतम घात के। किसके, चर की अधिकतम घात। अधिकतम का मतलब है सबसे बड़ी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल लेके। मान लीजिए मेरे पास एक बहुपद है 4m की घात 4, ठीक है, 4m की घात 3, 5m की घात 2, जमा 9m की घात 1 और जमा 8। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास इतने सारे चर हैं, इतने, देखिए एक मतलब है तो एक ही चर ना, पर कितनी बार है तो एक ही चर है, तो ये एक पदी बहुपद। लेकिन इसमें चर है कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो अब इन चारों के पास कोई ना कोई घात है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी बहुपद की घात कौन सी होगी। तो हमने अभी भी यहाँ पर क्या लिखा है, चर की अधिकतम घात। जो भी आपका चर है उसकी सबसे बड़ी घात देखें, तो सबसे बड़ी घात यहाँ पर कितनी है, 4। 4 है, तो हमारी बहुपद की घात भी कितनी होगी, 4 ही होगी, ठीक है। कितनी होगी, 4 ही होगी। चलिए चार। उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। अब बताइए इस बहुपद की घात क्या है, x 20। x/20। x 20 है। ठीक है। पर आपने x नहीं लिखना है ना, x को हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इसकी घात लिखेंगे। तो घात क्या है इसकी, 20 है, तो हम लिखेंगे बहुपद की घात जो है वो 20 है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, बहुपद की घात क्या है, वो 20 है। चलिए, आप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुका है, तो बुक के क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 5x की घात 3 जमा 4x की घात 2 जमा 7x। तो बताइए इस बहुपद की घात कितनी होगी, 3। 3, ठीक है, बहुत अच्छे। 4 माइनस y की घात 2, इसकी घात कितनी होगी, 2 मैम। 2, हम 2। 2। 2। ठीक है। 5
टी माइनस वर्गमूल 7। इसमें बताइए घात कितनी होगी? 1 मैम। 1। बहुत अच्छे, क्योंकि टी के ऊपर कुछ लिखा नहीं, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर हमेशा 1 होता है, ठीक है। और आखिर क्या आपका एक इसमें बताइए, आपके चर की घात जो होती है वही हमारे बहुपद की घात होती है, तो यहाँ पर तो कोई चर ही नहीं है, सिर्फ 3 है, कोई चर ही नहीं है, तो मतलब चर की घात कितनी थी? एक अगर चर की घात 1 होती तो हम उसे ऐसे लिखते, ठीक है। तो मतलब है चर की घात जो है वो 0 थी, 0 थी। कितनी थी? 0, ठीक है। किसी भी चर की घात अगर 0 होती है तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। इसको चलिए यहाँ पर हम फटाफट से सीख लेते हैं क्या ये कंसेप्ट है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसको हम बराबर 1 के लिखते हैं, तो हमेशा ऐसा ही होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 5 की घात 0, तो उसको मैं किसके बराबर लिखूंगी? 1 के बराबर। मान लीजिए यहाँ पर होता 100 की घात 0, तो भी मैं लिखती उसको 1 के बराबर। यहाँ पर होता -1000 5 की घात 0, तो भी उसको मैं 1 ही लिखती। तो आप कोई भी संख्या उठा लीजिए, उसकी घात अगर 0 है तो हमेशा उसको हम कितने के बराबर लिखेंगे? 1 के बराबर। 1 के बराबर, ठीक है। तो वैसा ही ऊपर भी हुआ। हमने क्या किया, हमने जो है वो अपने घात की सॉरी हमारा जो चर था उसकी घात 0 थी, तो इसको हमने कैसे लिखा? 3 का 3 गुणा कर दीजिए। एक्स की घात तो 0 है तो उसको तो हम 1 के बराबर लिखेंगे, है ना। और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो मतलब दोनों गुणा हो रहे हैं, यही मतलब होता है ना। अगर कोई चिन्ह ना हो तो 3 को 1 से गुणा करें तो कितना आएगा? 3। तो इसलिए हमारा जो बहुपद है वो सिर्फ 3 लिखा गया है, और इसमें चर की घात कितनी है? चर की घात है इसमें 0, ठीक है। चलिए, तो अभी हम घात की बात कर ही रहे थे, तो घात से जो है एक और यहाँ पर कंसेप्ट आपका बनता है, वो होता है घात के आधार पर बहुपदों के नाम। अभी हमने चर के आधार पर पढ़े, है ना। चर के आधार पर 1 चर वाला, 2 चर वाला, 3 चर वाला। हमने पदों के आधार पर पढ़े, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अब हम जो है वो घात के आधार पर इनके नाम पढ़ेंगे। तो अगर मान लो आपके बहुपद की घात 1 है, कितनी है? बहुपद की घात अगर 1 है, इसकी अधिकतम घात, ठीक है, ऐसे नहीं कि इसमें 1 है तो वही अधिकतम घात। अगर आपके बहुपद की हाईएस्ट घात, अधिकतम घात जो है वो 1 है, तो आप कहेंगे ये कैसा बहुपद है? ये रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है? रैखिक, ठीक है। और अगर आपके बहुपद की घात होगी 2, तो आप कहेंगे ये कैसा है? ये है द्विघाती। और अगर होगी 3 तो आप कहेंगे ये कैसा है? ये है त्रिघाती, ठीक है। अधिकतम घात की यहाँ पर बात हो रही है, तो बस इतना ही है। 1 होगा तो रैखिक बोल दीजिएगा, 2 होगा तो द्विघाती, और 3 होंगे तो त्रिघाती, ठीक है। तो चलिए बुक की क्वेश्चन यहाँ पर हम कर लेते हैं, फटाफट से देखते हैं यहाँ पर। तो आपके पास बहुपद दिया गया है x की घात 2 जमा x। तो बताइए ये किस तरह का बहुपद है? क्या ये रैखिक है, क्या ये द्विघाती है, या ये त्रिघाती है? द्विघाती। बहुत अच्छे। कैसा है? द्विघाती। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर x की जो घात है वो कितनी है? x की घात जो है वो यहाँ पर 2 है, ठीक है। अगला बताएं, x माइनस x की घात 3, त्रिघाती। ठीक है। अब बताएं 1 जमा x। रैखिक घाती। रैखिक। हाँ, रैखिक घात सिर्फ रैखिक है ना, उसको हम कोई घात नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं बिल्कुल रैखिक, ठीक है। अगला बताएं r की घात 2, द्विघाती। ठीक है। बहुत अच्छे, द्विघाती, गाती। ठीक है। तो यही थे हमारे क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके 2.1 में थे। तो अभी हम क्या करते हैं, 2.2 की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा अभी हमारे पास जो है वो काफी टाइम है, 10-12 मिनट है, तो हम जो है थोड़ा सा इसमें सीख लेते हैं अपना 2.2। अभी आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी। एक मिनट का मुझे समझ, आपको स्क्रीन नजर आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर बार बार जो है वो टेक्निकल इशू हो जाता है, इसके कारण आपको जो है वो स्क्रीन नहीं नजर आती। मैम कुछ सवाल पूछना। जी बेटा, आप पूछ सकते हो सवाल।
आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं हम आगे 2.2, जिसमें आपको जो है वो पहले पता होना चाहिए कि बहुपद का मान क्या होता है और बहुपद के शून्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप बच्चे मुझे बताएं कि आपको पता है कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। अगर आपको पता है तो आप मुझे जरूर बताएं, इसकी डेफिनेशन अगर आप जानते हो तो। शून्यक, ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जो बहुपद के शून्यक होते हैं वो ऐसा मान होता है, एक मिनट, चर का ऐसा मान, किसका? चर, ठीक है, चर का ऐसा मान, मतलब ऐसी उसकी वैल्यू जिसे बहुपद में रखने पर, जिसे अगर हम अपने बहुपद में डालते हैं, पुट करते हैं, रखते हैं, बहुपद में रखने पर बहुपद जो है वो 0 के बराबर आ जाए। किसके बराबर? बहुपद अगर शून्य के बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए, शून्य के बराबर अगर हो जाए, तो उस मान को हम कहेंगे, ठीक है। तो उस मान को जो हमने रखा था ना अपने चर में, जो हमने अपने चर का मान रखा था, उस मान को हम कहेंगे वो हमारे बहुपद का शून्यक है। क्या है वो? हमारे बहुपद का शून्यक है। कैसा मान? जिसको मैं अपने बहुपद के चर की जगह पर रखूंगी और उससे मेरा जो उत्तर है वो 0 आ जाए, ठीक है। क्या आ जाए? 0। तो अभी के लिए आपको इतना समझ आया कि उत्तर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। कब? जब मैं अपने चर का कुछ ऐसा मान रखूं, ठीक है। तो उसी मान को हम शून्य कहेंगे, बाकी किसी मान को शून्य नहीं कहेंगे। तो इससे पहले समझते हैं हम इसके एग्जाम्पल से, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा यहाँ पर जो है एक बहुपद था x -2, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है पहले x का मान जो है वो 0 रखा। मैंने कहा कि चलिए x का मान पहले 0 रखते हैं, तो x की जगह पर मैं लिखूंगी 0, माइनस पर माइनस और 2 पर 2, ठीक है। तो 0 में से 2 को माइनस करें तो आएगा बच्चों -2। कितना आएगा? -2। पर क्या ये मेरे बहुपद का शून्यक हुआ? जब मैंने x की जगह पर 0 लिखा तो क्या मुझे उत्तर में 0 मिला? नहीं मिला। मुझे उत्तर में क्या मिला? मुझे तो उत्तर में -2 मिला। तो इसका मतलब ये है कि x बराबर है 2 जो है वो मेरे बहुपद का शून्यक नहीं होगा। क्या होगा? मेरे बहुपद का शून्यक ये नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि x का मान अगर मैं 1 रख दूं तो देखिए कितना आता है। x का मान 1, मतलब x की जगह पर अब मैं लिखूंगी 1, माइनस पे माइनस, 2 पे 2। 1 में से 2 को माइनस करें तो आएगा हमारे पास 1, है ना। 2 में से 1 माइनस करें तो 1 ही आएगा। 1 और 2 में बड़ा कौन है? बड़ा है 2। 2 का चिन्ह कैसा है? माइनस है, तो उत्तर में भी माइनस ही आएगा। तो क्या ये मेरे बहुपद का शून्यक हुआ? क्या ये मेरे बहुपद का शून्यक हुआ? नहीं, क्योंकि अभी भी जो है मैं 0 तक नहीं पहुंच पाई। अब मैंने सोचा कि अगर मैं x का जो मान हूं वो 2 रख दूं, तो x की जगह पर आएगा 2, ठीक है, माइनस की जगह पर माइनस, और 2 में से 2 माइनस करें तो कितना आता है? 0 आता है। तो अब देखिए मेरा उत्तर जो है वो 0 आ चुका है। क्या रखने पर? तो रखने पर, x का मान 2 रखने पर। तो मैं कहूंगी कि ये जो x का मान 2 है ये मेरे बहुपद का शून्यक है। क्या है? ये मेरे बहुपद का शून्यक है। क्या होता है शून्यक? ऐसा मान जिससे हमारा जो बहुपद है उसका उत्तर कितना आ जाए? 0 आ जाए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए शून्यक के बारे में, शून्यक क्या होता है। अब हम फटाफट से सीखते हैं कि शून्यक को कैसे निकाला जाता है, या फिर बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अभी आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि बहुपद का मान निकाले। तो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हमने करना क्या होता है, जो भी हमें मान निकालने के लिए पूछा गया है, जिस पर भी मान निकालने के लिए पूछा गया है, उसको जो है अपने बहुपद में भर दीजिए। आपका मान खुद ब खुद निकल जाएगा। आपको पूछा है कि 5x - 4x का स्क्वायर, x की घात 2 जमा 3, इसका आप मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? मान ज्ञात करें। कितने पर? अगर x का मान -1 है, x का मान कितना है? -1 है, तो आप इस बहुपद का मान ज्ञात करें। तो बिल्कुल सिंपल है, हम क्या करेंगे, जहां जहां पर x है वहां वहां पर -1 लिखते चले जाएंगे। -1 क्यों लिखेंगे? क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। तो 5 का 5 यहां पर आ गया है x, तो x के प्लेस में मैं लिख दूंगी -1, -1, ठीक है। और आगे है
फिर है 4, फिर दोबारा से यहाँ पर है x की घात 2, तो मतलब यहाँ पर मैं लिखूंगी -1 और उसकी घात कितनी 2, ठीक है, -1 की घात 2 और जमा का 3। तो करिए इसको गुणा, 5 कम होता है 5, ये प्लस का है, ये माइनस का है, अलग अलग चिन्ह है तो उत्तर में भी जो है वो माइनस का ही चिन्ह आएगा। और यहाँ पर -4 गुणा, देखिए एक माइनस के 1 का हमने स्क्वायर करना है, क्या करना है, -1 का हमने वर्ग करना है, तो कैसे करेंगे, -1 को -1 से गुणा कर दीजिए, 1 ही कम होता है 1, इनके चिन्ह कैसे हैं, एक समान है, तो उत्तर में आएगा जमा का 1, ठीक है, मतलब कि +1। तो इसको जो है चिन्ह लगाओ या फिर ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर सिर्फ 1 हम लिखेंगे, ठीक है। ये 1 कहां से आया, जब मैंने -1 का वर्ग किया तो मुझे उत्तर में मिला 1, ठीक है, और जमा का 3 ऐसे का ऐसा। चलिए इसे आगे हल कीजिए, -5 -4 जमा 3। अब देखिए इनको बारी बारी से सॉल्व करते हैं, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों के जो चिन्ह है वो एक जैसे हैं। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, अगर चिन्ह एक जैसे हो तो जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, जोड़ते हैं। जोड़ते हैं। जोड़ा देखिए जाता है। 5 और 4 को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 9, और 9 के पास चिन्ह कौन सा होगा, 9 का चिन्ह भी बताएं। जमा का मैम। नहीं, देखिए हमने 5 और 4 को जोड़ा, अभी 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 ने 5 और 4 को जोड़ा, तो 5 और 4 में बड़ा कौन है, बड़ा है 5, 5 बड़ा है ना, तो बड़ी संख्या का चिन्ह, ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह देखा जाता है, तो 4 और 5 में 5 बड़ा है, 5 का चिन्ह माइनस है, तो उत्तर में भी माइनस का चिन्ह ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जमा का 3 आप लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो हम इसको जोड़ेंगे या घटा देंगे, घटा देंगे। घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 6, और इस 6 का चिन्ह कौन सा होगा, माइनस का। माइनस का। बहुत अच्छे, क्योंकि देखिए 9 और, हाँ 9 और 3 में 9 बड़ा है, 9 का चिन्ह माइनस है, तो उत्तर का चिन्ह भी माइनस ही होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर आया -6। मतलब अगर आपने अपने x पर माइनस का 1 रखोगे तो आपके बहुपद का जो मान है, जो वैल्यू है, वो -6 आएगी, ठीक है। तो ऐसे जो है वो बहुपद का मान निकाला जाता है, ठीक है। अभी बस थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि शून्य कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है। तो शून्य देखते हैं यहाँ पर फटाफट से, आपको कहा गया है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं हम, ये px बराबर है x -5, ठीक है। आपको कहा गया इसका शून्यक निकालिए, तो आपने बच्चों कुछ नहीं करना है, अपने इस बहुपद को उठाइए, उठा लिया यहाँ पर x -5, उसको बराबर कर दीजिए 0 के। हम इसका हल कर रहे हैं, हल करने के लिए क्या करेंगे, अपने बहुपद को उठाकर नीचे हल में लिख लीजिए और उसको बराबर कर लीजिए 0 के। 0 के बराबर क्यों, क्योंकि शून्यक वही संख्या होती है जिससे हमारा बहुपद 0 हो जाए, ठीक है। तो हमने इसको जो है वो 0 के बराबर खुद से लिख देना है, क्योंकि हम जो है वो शून्यक निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए हमने क्या करना है, अपने चर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, चर का मान। पर आप हमेशा याद रखें, शून्यक निकालने के लिए अपने बहुपद को लिखें और उसको हमेशा 0 के बराबर लिख दें, और किसी और संख्या के बराबर नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ 0 के बराबर, ठीक है। लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा, अब x का मैंने मान निकालना है, तो x को छोड़ेंगे हम अकेला। x को अकेला छोड़ने के लिए इसके साथ कौन है, यहाँ पर -5 है। मैं चाहती हूँ कि इसके साथ ये -5 ना रहे, सिर्फ x यहाँ पर अकेला रहे। तो इस -5 को मैं कहाँ भेज दूंगी, बराबर है कि उस तरफ, ऐसा करते हैं ना हम, इसको उस तरफ भेज देते हैं। तो x को मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है अकेला, बराबर है का चिन्ह, बराबर है कि उस तरफ पहले 0 था तो 0 को हम लिखेंगे, और ये 5 जो है बराबर है कि उस तरफ जाएगा, लेकिन क्या बन के, यहाँ पर ये -5 है, तो बराबर है कि उस तरफ ये क्या बन जाएगा, प्लस मैम। प्लस। अगर यहाँ पर माइनस है तो उस तरफ जाके ये प्लस हो जाता, अगर यहाँ प्लस होता तो वहां जाके माइनस मिल जाता, ठीक है। तो 0 + 5, तो x बराबर है 5। x की वैल्यू कितनी है, x का मान आया 5, इसका मतलब 5, ठीक है। इसका मतलब जो है 5 मेरे बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं विश्वास होता कि हमारा उत्तर सही है गलत है, तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, इस x के मान को वापस से अपने बहुपद में डाल दीजिए, ठीक है। इस x के मान को वापस से कहां डाल दीजिए, बहुपद में डाल दीजिए। x 5 है तो x की जगह पे 5 लिखिए, आगे माइनस है माइनस लिखिए, आगे 5 है 5 लिखिए, 5 में से 5 गए तो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर आया वो बिल्कुल ठीक है कि 5 जो है वो इसका शून्यक होगा, ठीक है। तो ऐसे जो है वो इन क्वेश्चंस को किया जाता है। अभी हमने सीखा कि शून्य कैसे निकालते हैं, जो हमारा पोलिनोमियल है, जो बहुपद है, उसका मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अभी आपको मैं एक बात बताऊं, तो अभी जो आपकी अगली क्लास होगी वो होगी 9 अगस्त को। कब होगी,
9 अगस्त को 1 से 7 तारीख तक आपकी जो है वो सेट एग्जाम है ना। इसलिए आपकी जो है वो Yes, अवंती की क्लासेस हमने अभी ऑफ कर दी हैं 1 हफ्ते तक, ताकि आप जो है पूरा का पूरा ध्यान अपने सेट एग्जाम पर लगा सकें, ठीक है। तो इसलिए इन दिनों आपकी क्लासेस नहीं होगी। अब आपकी क्लास 9 अगस्त को होगी, तो उम्मीद है कि आप सभी बच्चे जो है वो 9 अगस्त से क्लास लगाना शुरू करें और रेगुलर रहे, ओके मैम। के बाद Okay, हम जो ma'am. है वो हाँ बहुत कुछ जो है वो नया Yes, सीखेंगे। ये सवाल गुड इवनिंग मैम। हाँ जी बेटा, 1 मिनट बेटा। तो 1 मिनट मैं पहले अपनी बात खत्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आप अपनी बात कहिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप 9 अगस्त को आप बिल्कुल रेगुलर क्लास लगाएंगे और आगे जितना भी हम सीखने वाले हैं उसे आप सीखेंगे, क्योंकि अभी देखिए हम बहुपद यहाँ पढ़ रहे हैं। अवंतिका जो हम पढ़ते हैं सिलेबस, उसमें भी हम बहुपद जल्द ही पढ़ना शुरू कर देंगे, तो जितने भी आपके डाउट हैं वो आपके वहां पर जरूर क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए अभी की क्लास को मैं यहीं तक रखती हूँ, अभी यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं। मैम ये पूछ रहा था मैं